एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पूरब जाए पश्चिम जाए वही कर्म के लक्षण। क्या कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान में एक बार फिर से टेंशन शुरू हो गई है। भारत के लिए क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? तो वहीं दूसरी तरफ क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर पहुंच गई है? न्यूक्लियर स्ट्राइक लेकर रूसी सीमा पे पहुंच गया है B-52। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSB की बॉर्डर सर्विस के फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर और प्रमुख जनरल व्लादिमीर कुलिशोव ने एक खुलासा करते हुए कहा है कि रूस की धरती को तबाह करने के लिए नाटो देश परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जनरल व्लादिमीर कुलिशोव का बयान उस वक्त आया जब क्रेमलिन और नाटो के बीच का तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे न सिर्फ एक और विश्व युद्ध की आशंका मंडराने लगी है, बल्कि असली आशंका इस बात को लेकर है कि क्या नाटो देश रूस पर परमाणु बम गिराना चाहते हैं। रूस के बॉर्डर गार्ड डे के मौके पर सरकारी समाचार पत्र रिया नोवोत्सी से विशेष रूप से बात करते हुए जनरल कुलिशोव ने रूसी सीमाओं के पास नाटो के कथित रूप से आक्रामक युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नाटो सैनिकों पर टोही गतिविधियों में वृद्धि, युद्ध प्रशिक्षण को तीव्र करने का आरोप लगाया, जिसमें रूस के खिलाफ परमाणु हमले करने का अभ्यास भी शामिल है। कुलिशोव ने नाटो के कथित उकसावे के जवाब में रूस की रक्षात्मक उपायों की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में हमारी सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत। ये आरोप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाल ही के आदेश के बाद लगाए गए हैं, जिसमें सेना को सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती से जुड़े अभ्यास करने का निर्देश दिया गया है। मॉस्को ने परमाणु हथियारों की तैनाती करने के पीछे पश्चिमी देशों का खतरा बताया है। इस स्थिति को और गंभीर बनाते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने 26 मई को अमेरिका और पोलैंड को एक भयानक चेतावनी जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी ठिकानों को नष्ट कर दिया तो इससे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। दिमित्री मेदवेदेव का ये सख्त संदेश पोलिश विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की की टिप्पणी के जवाब में आया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सुझाव दिया था कि अमेरिकियों ने रूसियों से कहा है अगर आप परमाणु बम विस्फोट करते हैं तो भले ही इससे कोई भी न मरे, लेकिन हम यूक्रेन में आपके सभी लक्ष्यों पर पारंपरिक हथियारों से हमला कर देंगे, हम उन सभी को नष्ट कर देंगे। जिसके बाद दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया ये सशस्त्र संघर्ष में बदल जाएगा। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिकी अगर हमारे लक्ष्यों को भेदना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो विश्व युद्ध शुरू कर रहे हैं, और पोलैंड जैसे देश के विदेश मंत्री को भी ये बात समझनी होगी। इसके अलावा पोलैंड के राष्ट्रपति ने हाल ही में इच्छा जताई है कि उनके देश में TNW की तैनाती की जाए और हम वार्सा को नहीं छोड़ेंगे। तो इसका आप रेडियोधर्मी राख फैलाना चाहते हैं? क्या आप वाकई ऐसा ही चाहते हैं? FSB खुफिया प्रमुख ने ब्रांस्क, कुर्स्क और बेलगोरोड क्षेत्रों के साथ साथ क्रीमिया गणराज्य में भी यूक्रेनी टोही समूह द्वारा घुसपैठ के प्रयासों के खिलाफ बचाव में रूसी सीमा रक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला है। FSB के प्रमुख का बयान उस वक्त आया है जब नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग ने आह्वान किया है कि पश्चिमी देश अब लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की डिलीवरी भी यूक्रेन को शुरू करें। उनके कहने का मतलब था कि रूस के अंदर तक अब हमले किए जाएंगे। नाटो चीफ स्टोलनबर्ग के आह्वान पर रूसी अधिकारियों की ओर से बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई और क्रेमलिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव ने नाटो पर सैन्य बयानबाजी और तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या चीन का मध्यस्थ बनना बेकार हो रहा है? चीन की मध्यस्थता के बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन अब ताजा बयान ने माहौल को गर्मा दिया है। ईरानी सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक शीर्ष जनरल अब्दुल रेजा अबेद ने दावा किया है कि फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से अरास में मौजूद 40% गैस और तेल भंडार ईरान का है। अबेद ने सऊदी अरब और कुवैत के इस इलाके पर दावे को खारिज कर दिया है, वो भी तब जब समुद्री इलाका कुवैत के तट पर स्थित है और उसके क्षेत्रीय जल क्षेत्र से स्थित है। अबेद ने कहा है कि अरास तेल गैस इलाके में ईरान का प्रवेश हर दिन रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी है। ईरानी सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने कहा कि अरास फील्ड में ईरान के गैस संसाधनों के इस्तेमाल की प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति की कमी की वजह से पड़ोसी देश जैसे कुवैत और
सऊदी अरब ने इस इलाके से तेल और गैस निकालना शुरू कर दिया। वहीं ईरान में हम उन्हें देख रहे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अरास फील्ड में ईरान की उपस्थिति का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, कुवैत और सऊदी अरब दोनों ने ही ईरान को आमंत्रित किया है कि वो इलाके में क्षेत्रीय सीमा को लेकर बातचीत करे। साल 2022 में दोनों अरब देशों सऊदी और कुवैत ने संयुक्त रूप से तेल गैस को विकसित करने पर सहमति जताई थी, जिसकी खोज 1967 में हुई थी। ऐसा अनुमान है कि कुल तेल रिजर्व 31 करोड़ बैरल है। वहीं 20 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस भी इस इलाके में मौजूद है। इसको लेकर सऊदी अरामको गल्फ ने साल 2022 में कुवैत गल्फ ऑयल कंपनी के साथ इस तेल गैस क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक समझौता किया था और इसके तहत हर दिन 1 अरब क्यूबिक फुट गैस और 84,000 बैरल तेल निकाला जाना था। सऊदी अरब और कुवैत इसे अल दुर्रा नाम देते हैं, वहीं ईरान इसे अरास फील्ड कहता है। ईरान और सऊदी अरब के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद दशकों पुराना है। ईरान का दावा है कि इस क्षेत्र में बिना उसकी सहमति के कोई भी विकास अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ता है। ईरान का कहना है कि 40% गैस फील्ड उसके समुद्री इलाके में स्थित है। इससे तीनों देशों के बीच में विवाद लगातार बना हुआ है। ये तीनों ही देश पहले से ही तेल और गैस से संपन्न है, दुनिया को इसका निर्यात भी करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि चाइना यहाँ कैसी भूमिका निभा पाता है। हालांकि आजकल चाइना बहुत ही ज्यादा मुस्लिम देशों के बीच में एंट्री भी मार रहा है, दुनिया भर के मुस्लिम देशों को साध रहा है। बीजिंग के विदेश मंत्रालय के अनुसार मिस्र, यूएई, बहरीन, ट्यूनीसिया के नेता इस सप्ताह चीन का दौरा करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, बहरीन के राजा हमद, ट्यूनीसियाई राष्ट्रपति कैस सैद और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चुनिंग ने कहा है कि 28 मई से 1 जून तक ये नेता चीन का राजकीय दौरा करेंगे और चीन अरब राज्य सहयोग मंच के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। 2 दशक पहले 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ की काहिरा यात्रा के दौरान स्थापित चीन अरब राज्य सहयोग मंच एक ऐसा मंच है जो चीन को सऊदी अरब, इराक, फलस्तीन, कुवैत और कतर सहित अरब राज्य के 22 सदस्यों से जोड़ता है। इस तंत्र के तहत 23 देशों के विदेश मंत्री राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा करने के लिए हर 2 साल में मिलते हैं। हाल ही के सालों में ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में गहन सहयोग का पता लगाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी समय समय पर मुलाकात करते हैं। पर यहाँ पर माना जा रहा है कि चीन गाजा युद्ध में मध्यस्थता के साथ साथ इन मुस्लिम देशों को साध रहा है ताकि खाड़ी में उसकी एंट्री आसान हो जाए। अमेरिका जो खाड़ी में एंट्री ले रहा है और उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, उस सारी मुश्किल को दूर करना चाह रहा है। जीसीसी अपने आप में काफी बड़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।